नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर और हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपरों की। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2017 सेकेंड पारी वाला पेपर। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया करें। तो अभी हम बात करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी, डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की दोगुनी है, सी की क्षमता डी की दोगुनी है तथा ई की क्षमता डी की तिगुनी है। ई अकेला इस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, अर्थात टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, अपने पास तीन व्यक्ति हैं, सी, डी और ई। सी, डी और ई तीन व्यक्ति हैं और वो क्या कह रहा है, इनकी क्षमता के बारे में उसने बोला कि सी की क्षमता डी की दोगुनी है, सी की क्षमता डी की दुगनी है। डी यदि 1 है दोस्तों तो फिर सी कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर सी हो गया दुगना यानी 2 हो गया। आगे क्या कह रहा है, तथा ई की क्षमता डी की तिगुनी है, ई की क्षमता डी की तिगुनी है। डी 1 है, इसका 3 गुना करोगे तो भाई साहब ई की क्षमता कितनी होगी, 3। अर्थात आपको सी, डी और ई की क्षमता पता चल चुकी है। क्षमता मतलब उनके एक दिन का कार्य। अब आगे आपसे पूछा गया कि बताओ ई अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। दोस्तों एक बात बताइए, जब भी आपके पास कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो आपको चाहे 3-4 बंदों से मिलकर काम करवाए या फिर अकेले से काम करवाए, तो 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और वो ज़रूरत क्या होती है, आपको एक चाहिए टोटल वर्क, क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, और एक जिससे आप काम करवा रहे हो उसकी कैपेसिटी चाहिए। क्या चाहिए भाई, उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता चाहिए। तो अपने पास उसने बोला ई, तो ई की क्षमता 3 है लेकिन अपने पास टोटल वर्क नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन की शुरुआती भाषा पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी, डी, ई मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। जब सी, डी और ई मिलेंगे तो 3 और 1 4 और 2 6 काम एक दिन में होगा और वो होता है 12 दिन में। तो टोटल काम हो गया 12 छिकी 72 काम हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, 72 काम। और इस 72 काम को किससे करवा रहा है, ई से, जहां आपको पता है कि ई की क्षमता कितनी है, 3। अर्थात ई एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो आप बोलोगे सर एक दिन में काम कर सकता है 3। तो 3 का भाग लगा दिया, तो बताइए ई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा, 24 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों, 24 दिनों में। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के क्रय मूल्य को, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। भाई आप एक बात बताना, आप मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो उसने बोला कि वो जो अंकित करता है, अंकित मूल्य कितना हो गया, कितना ज़्यादा कर रहा है दोस्तों, तो आप बताओगे सर 60% ज़्यादा करता है, इसका मतलब 160% हो गया। कितना हो गया, 160। भाई क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है, आप क्रय मूल्य 100 मान रहे हो, अंकित मूल्य 160 हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह 30% की छूट देता है, तो दोस्तों एक बात बताइए, छूट किस पे दी जाती है, जवाब आना चाहिए सर अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर 30% छूट दोगे, तो 30% छूट दोगे तो राशि कितनी बचेगी, 70%। बटे में कितने हो गए, 100, और 0 से 0 सोल्व कर दीजिए, 16 और 7 होते हैं 112, 16 संते 112। तो बताओ अंकित मूल्य पर छूट दे देते हो तो प्राप्त होने वाली राशि क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो मुझे एक बात बताइए, आपने उस वस्तु को 100% में खरीदा और आपने उसको 112% में बेच दिया, तो मुझे बताइए आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपका जवाब आना चाहिए सर 100 में खरीद कर 112 में बेचा है, इसका मतलब 12% आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। 12% दोस्तों आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आपको बोला गया चीनी के मूल्य में 20%, मैं इसकी ट्रिक्स भी बता देता हूँ, करना कैसे वो भी बताता हूँ। जब भी आपको घटा या फिर बढ़ा, भाई जब भी वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ पूछेगा, कमी हो रही है मूल्य में तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा। घटा या फिर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है तो आप क्या करते हो, वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि या कमी गुना रुपये बटे 100 गुना वजन, 100 गुना वजन। आप इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो आप बोलोगे सर 20% वृद्धि हो गया, वृद्धि हुआ तो वृद्धि लिख दिया। रुपए कितने हैं 120, बटे में है 100 गुना वजन, 100 गुना वजन, और वजन कितना है 3, तो 1 0 1 0 कट गई भाई, और 3 से काटा 3 चौक 12, 4 दूनी हो गया कितना 8 रुपये। तो बताओ चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 8 रुपये प्रति केजी है। लेकिन अब आपको ये सूत्र याद रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप इसको बहुत आसान क्वेश्चन है डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो प्रश्न की भाषा पढ़िएगा, क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कहने का मतलब दोस्तों वो भाई साहब पहले भी 120 रुपये में ही खरीदता था, अभी भी 120 रुपये में ही खरीद रहा है, लेकिन पहले और अब वाले सामान में 3 केजी का अंतर आ गया, यानी वो 3 केजी कम खरीदना शुरू कर दिया। तो मुझे आप जवाब दीजिए वो 3 केजी कम क्यों खरीद रहा है। तो आपकी साइड से जवाब आएगा कि सर मूल्य 20% बढ़ गया, मूल्य 20% बढ़ गया। भाई 20% बढ़ा तभी तो उसने सामान कम किया। तो सीधा देखिए आप खरीदारी करते थे 120 रुपये में और मूल्य बढ़ा 20%, तो इसका 20% देखिए कितना होता है दोस्तों, 0 से 0 0, 12 दूनी 24, यानी 24 रुपये मूल्य बढ़े हैं। कितना रुपए बढ़ा है 24 रुपये। और ये जैसे ही 24 रुपये मूल्य में बढ़े तो आपने सामान कर दिया 3 केजी कम। कहने का मतलब वो जो 3 केजी सामान आप छोड़कर आए हो वो कितने रुपए में आता था 24 में, तो 3 का भाग लगा दिया। तो दोस्तों बताओ आपका भाव क्या रह गया चीनी का बढ़ा हुआ, 8 रुपये प्रति केजी, 8 रुपये प्रति केजी। दोस्तों उम्मीद है शायद प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा। पहले तो मुझे बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादातर गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आप लेते हो 1 से लेकर 100 तक की, लेकिन उसने क्या बोला पूर्ण संख्या। और भाई साहब पता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 से शुरू होंगी लेकिन हमें 100 काउंट करवानी है, तो 100 भाई साहब अपनी कहाँ तक हो जाएंगी, 99 तक ही हो जाएंगी। भाई 100 पूर्ण संख्या 0 से शुरू करोगे 99 तक पहुंचोगे, पूरी की पूरी 100 संख्या हो जाएंगी। और इन 100 संख्याओं में आपसे पूछा है 1 कितनी बार आता है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 1 कितनी बार आता है। कल के वीडियो में बताया था मैंने क्या कि 0 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 99 तक हर एक अंक, 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं वो सब के सब भाई कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं दोस्तों, 20 बार आते हैं। तो बताओ 0 से 99 तक 1, 0 से 99 तक 1 कितनी बार आएगा भाई, 1 कितनी बार आएगा दोस्तों बताना। तो आप बोलोगे सर 1 देख लो, चाहे 2 देख लो, चाहे 4 देख लो, सब के सब कितनी बार आएंगे, 20 बार। तो आपका जवाब हो गया 20। आप यहाँ आंसर 21 भी दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, यदि आप 1 से 100 तक मानते तो। भाई 0 से 99 तक 20 हो गया और 100 में भी 1 होता है, इसका मतलब आप जवाब 21 देते। लेकिन वो कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, तो 100 पूर्ण संख्या भाई कहाँ तक पूरी हो लेती हैं, 99 तक। तो बताइए उसमें 1 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है।
आपके पास जो संख्याएं हैं 43, 21, 68 और 97, 39 और x, इन सब का औसत है 52। तो x की वैल्यू बताइए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग करोगे 43, 21, 68, 97, 39 को जोड़ोगे और प्लस x जोड़ोगे, बराबर में कर दोगे औसत यानी 52। कहने का मतलब 43 प्लस 21 प्लस 68 प्लस 97 प्लस 39 और प्लस x इधर लिख लीजिए, बटे कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 6, कितनी होगी 6। ये औसत हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो बराबर औसत आता है 52%। यही कह रहा है। आप इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे करो तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करना, इसको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोला सर औसत बोला है कि लगभग सभी संख्याओं का मान 52 होना चाहिए। भाई 52 औसत है तो सब संख्याएं 52 के बराबर होनी चाहिए, तो x भी कितना होना चाहिए 52। ये 39 भी 52 होना चाहिए, ये लेकिन 52 नहीं हो रहा। कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है, तो 13 और ऐड करिए तभी तो 52 बनेगा। 97 देखो 52 से ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, कितना 45। बोला सर 45 कम कर दो 97 में से, तो भी कितना बन जाएगा 52, क्योंकि सर सभी संख्याओं को हमें 52 बनाना है, मतलब 52 तक ले जाना है। 68 की बात करिए, 68 52 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, तो 16 कम कर दीजिए, ये भी 52 हो गया। 21 52 से कम है, कितना कम है देखना, तो आप बोलोगे सर 31। कितना कम है 31 कम है, तो कम है तो इसको ज़्यादा कर दीजिए भाई, 31 और जोड़ोगे 21 में तो 52 हो जाएगा। अपना टारगेट सभी संख्याओं को 52 करने का है। 43 बताइए 52 से कम है तो कितना कम है 9 कम है, तो भाई 9 और ऐड कर दीजिए। आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोला सर 31 से 9 40 होते हैं, 45 से 40 कट गया भाई, बचा कितना -5। -5 माइनस के 16 माइनस का 21 हो गया, माइनस का 21 हो गया, माइनस का 21 हो गया, प्लस में 13 प्लस में 52। आप सॉल्व करना, 21 और 13 का डिफरेंस करोगे तो भाई कितना 7 और 1 8 हो गया, माइनस का 8 प्लस के 52, तो बताइए आपका आंसर हो गया 44। आंसर कितना आ गया दोस्तों 44। तो उस x की वैल्यू कितनी है 44 आपका जवाब होगा। आप चाहो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2000 के धनात्मक गुणनखंड, एक बार मैं साफ कर देता हूं, 2000 के धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है कि 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले 2000 के फैक्टर कीजिए भाई, 2000 के फैक्टर करोगे तो आप देखना 2 का भाग दिया तो 1000 हो गया, फिर 2 का दिया तो 500 हो गया, फिर 2 का दिया तो 250 हो गया, और फिर 2 का दिया तो 125 हो गया। 125 में 5 का दिया तो 25 हो गया, 25 में फिर 5 का दोगे तो 5 हो गया, 5 में 5 का दिया तो 1, 5 में 5 का दिया तो 1 आ गया। 2000 के फैक्टर ये होते। मैं दो बात करता हूँ यहाँ पे। एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो बताइए मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलोगे, बोला सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने गुणनखंड हो गए 7। तो आपका जवाब आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हो गई 7। लेकिन प्रश्न ने आपसे पूछा है धनात्मक गुणनखंड। कौन से पूछे हैं धनात्मक गुणनखंड। तो एक काम करना, जितने आपके पास गुणनखंड है, अर्थात आप इसको कह सकते हो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। तो एक बात हो, जितनी पावर है उसमें +1 करिएगा। 4 में +1 करोगे 4 + 1 हो गया, और दूसरे की पावर कितनी है 3, 3 में 1 और कर देना प्लस। तो बताओ, अर्थात जितनी पावर है उसमें सभी की में +1 करोगे। 4 में 1 करा तो 5 हो गया, गुना 3 घात थी 1 और जोड़ दिया 4 होगी, 5 चौक 20। तो दोस्तों आपके धनात्मक गुणनखंड कितने हो गए 20 हो गए। अर्थात 2000 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं 20, और केवल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 7। दोनों बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 की क्यूब प्लस 23 की क्यूब बटा 27 स्क्वायर प्लस 27 गुणा 23 प्लस
23 स्क्वायर का मान क्या होगा, बहुत बार बताया। 27 का क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 23 क्यूब मतलब b क्यूब बटे 27 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 27 गुणा 23 यानी ab प्लस b स्क्वायर। और दोस्तों आपको पता है ऊपर वाले को खोलोगे तो आप बोलोगे a प्लस बी कोष्टक हो गया a स्क्वायर a प्लस बी, और नीचे सॉरी ये माइनस का है भाई, ये माइनस का है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया भाई, तो आपका बचा a प्लस बी, ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू 23, 27 प्लस के 23, तो बताओ कितने हो गए 50। कितने हो गए दोस्तों 50। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या कह रहा है देखना। यदि पी की आय, वो कह रहा है कि पी की आय का 40% तथा क्यू की आय का 75% बराबर है, तो क्यू की आय पी की आय का कितना परसेंट है। अर्थात वो क्या कह रहा है, पी की आय का 40%, पी की आय का 40% तो बटा 100 तथा क्यू की आय का 75%, क्यू की आय का 75% बराबर है, तो दोनों के बीच में ये लॉजिक लगा दिया बराबर। तो आप क्या कह सकते हो 100 से 100 गया, सही है। तो यहाँ से पी की वैल्यू तो कितनी है 75 और क्यू का वैल्यू कितना है 40, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगी 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b क्या हो जाता है भाई 3:2 हो जाता है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो p का वैल्यू 75 हो गया, q का वैल्यू 40 हो गया। अब क्या बोला, q की आय p की आय का कितना प्रतिशत है, q की आय कितनी है 40 है, लेकिन किसके सापेक्ष पूछा है, q को किसके सापेक्ष पूछ रहा है p के सापेक्ष, तो p कितना है 75 और गुना में 100, अर्थात जिसके सापेक्ष पूछे वो हमेशा बटे में लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा बटे में। 25 चौक 100, 25 × 75 हो गया, 4 चौक 16, 160 बटे में 3 और 160 बटे 3, 3 पंजे 15, 53 से 53 पॉइंट, तो ऑप्शन बताइए भाई 53.33% है। कितना परसेंट है 53.33% है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए बी को 10 रुपये देता है, मतलब ए और बी के पास में 9:5 के अनुपात में धनराशि है, और कह रहा है कि यदि ए है वो बी को 10 रुपये देता है तो उनके पास की राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो आरंभ में उनके पास कितनी राशि रुपयों में थी, बात अनुपात की हुई बट पूछा रुपयों में। तो देखिएगा एक बात बताइए, आप बेसिक से सोल्व करना चाहोगे तो क्या बोलोगे, उनके पास 9:5, मतलब एक के पास 9x थी, दूसरे के पास 5x थी, दूसरे के पास 5x थी, दोनों के पास 9x और 5x राशि थी। क्या बोला ए वाला भाई साहब, ये ए था और ये बी था, क्या बोला ए है वो 10 रुपये बी को देता है, इसका मतलब इसके पास तो 10 रुपये कम हो जाएंगे लेकिन इसके पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे, यही तो बात होगी। ए वाला भाई साहब बी को 10 रुपये देता है तो इसके तो 10 रुपये कम हो जाएंगे और इसके पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इनका अनुपात 1:1 हो जाता है, इनका अनुपात 1:1 हो जाता है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी, लेकिन हमें तो इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कोशिश ये करो कि आपकी स्पीड अच्छी बने, तो आप इसके ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन देख लो 45 और ऑप्शन है 25, 45 और 25। बोला ए 10 रुपये कम करता है, इसमें 10 कम करोगे तो 35 और इसको 10 दोगे तो 35, ये लो जी दोनों का सेम हो गया 1:1। तो बताइए दोनों का 1:1 हुआ तो दोनों की आय कितनी है 45 और 25, ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिल गया। आप इसको भी सोल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 9x माइनस के 10 बराबर 5x प्लस के 10, तो सुनिएगा 5x इधर आएगा 10 इधर जाएगा, 9x में से 5x गए तो 4x हो गए, 10 उधर गए तो 20 हो गए, x की वैल्यू कितनी होगी 5, x की वैल्यू कितनी होगी 5। तो बताओ 9 गुना x, 9 पंजे 45 होता है और ये 5 गुना 5 ये कितना होता है 25, तो आपका जवाब 45 और कितना हो गया 25। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भाई अगला जो क्वेश्चन है ये पिछले पेपर में भी था, लेकिन बस थोड़ा सा डिफॉल्ट है कि उसके ऑप्शन कुछ अलग थे, इसके कुछ ऑप्शन अलग है। कह रहा है यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। कह रहा है कि x और y दो सम संख्याएं हैं तो कौन सा ऑप्शन है जो विषम संख्या को डिनोट करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, यदि कोई भी दो सम संख्याएं हैं, दो सम संख्या हैं, उन सम संख्याओं का योग करते हो, दो सम संख्याओं का योग करते हो तो योग भी भाई हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। बोला कैसे, 2 और 4 है, जोड़ो भाई कितना हो गया, 6 हो गया। कोई भी दो सम संख्याएं हैं उनका अंतर करते हो तो अंतर भी हमेशा क्या आता है, सम ही आता है। बोला कैसे, 4 और 2 को घटाकर देख लीजिए भाई कितना आएगा, 2 ही, वो भी क्या है, सम। कोई भी दो संख्याएं हैं उनका यदि गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। देख लीजिए 2 गुना 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शनों के अनुसार। ऑप्शन कह रहा है एक्स वाई प्लस 1। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस 1। अब एक बात आपने इन तीनों बातों से क्या सीखी होगी, कोई भी दो एक्स और वाई जुड़ रहे हैं तो वो प्लस ही बनाएंगे। देखो ऑप्शन फर्स्ट है एक्स गुना वाई, मतलब एक्स और वाई गुना होंगे तो गुणा के बाद में भी सम ही आता है, और सम में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो विषम बन जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। कैसे, पहला ऑप्शन है एक्स वाई प्लस 1, बी ऑप्शन है आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, सी ऑप्शन है आपका एक्स प्लस वाई प्लस 2, और डी ऑप्शन है आपका क्या, 3x प्लस वाई। मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने 3 पॉइंट बताए, क्या सम संख्याओं का योग सम होता है, गुणा सम होता है, अंतर सम होता है। ये दोनों सम संख्याएं हैं, जुड़ रही है तो सम ही बनाएंगी, ये दोनों सम संख्याएं गुणा हो रही है तो भी सम ही बनाएंगी, ये सम और ये सम तो ये भी टोटल क्या बनेगा, सम ही बनेगा। आप मुझे बताओ, ये दोनों सम संख्याएं हैं एक्स और वाई, गुणा हो रही है तो सम बन गया भाई, गुणा होने के बाद भी सम है, और सम में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, विषम बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आप कोई एग्जांपल लेकर भी देख सकते हो, जैसे x की वैल्यू आप 2 मानते हो, y की वैल्यू यदि 4 मानते हो, तो बताओ 4 और 2 4 दूनी 8 में 1 जोड़ा तो कितना बनता है, 9। इसका मतलब 9 क्या है, एक विषम संख्या है। इनमें देख लीजिए 4 और 2 6 और इसमें 4 दूनी 8, 6 प्लस 8 कितने होते हैं, 14। ये तो सम संख्या है, अपने को चाहिए विषम। ऐसे ये ऑप्शन, ऐसे ये, तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। अगले की बात करते हैं हम, 13वें प्रश्न की। देखना एक बार क्या कह रहे हैं, तेरह प्रश्न देखना भाई। कह रहा है एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% है प्रतिवर्ष है, तथा 6 वर्ष पश्चात ब्याज दर 10% है, तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो उसने कितनी राशि जमा कराई। मतलब वो 3-4 साल 5 सालों के लिए कोई धनराशि उधार दे रहा था, उसको ब्याज बता दिया टोटल सालों का, तो पूछा है बताओ उसको राशि उसने कितनी बैंक में जमा कराई थी। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको एक ही बात बोली है कि जो साधारण ब्याज होता है SI, वो हमेशा होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। इसी से आप पूरा साधारण ब्याज कंप्लीट करते हो। उसने क्या कहा, प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग। एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा कराई पहले 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर, तो भाई टोटल ब्याज बन गया था 18%। कितना बन गया था, 18%। फिर कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 9% है, तो बताइए यहाँ टोटल ब्याज बनेगा 27%। कितना बनेगा, 27। बात समझ में आ गई। तथा आगे क्या कह रहा है, तथा 6 वर्ष पश्चात, 3 और 3 6 वर्ष हो चुके हैं, इनके बाद में ब्याज की दर है 10%। ब्याज की दर है 10%। लेकिन सुनिएगा आगे कह रहा है तो 9 वर्ष के अंत में, यानी टोटल हमें 9 साल चाहिए। टोटल कितने वर्ष चाहिए, 9। तो 3 और 3 6 हो चुके, तो बचे कितने, 3। तो बताओ इसका ब्याज 30% ब्याज होगा। बात सही है। तो ब्याज के रूप में बताओ 18, 27 और 30, टोटल ब्याज कितना परसेंट हो गया, 75%। टोटल ब्याज कितना हो गया, 75। और आपको राशि में ब्याज जो दिया है वो 1650 है। टोटल ब्याज राशि में 1650 है, लेकिन परसेंटेज में 75 है। तो बताइए मूलधन पूछा है, मूलधन परसेंटेज में कितना होगा, कितना होगा, 100%।
25 × 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 4 220 और 1 0 और। तो बताओ उसने कितनी धनराशि जमा कराई थी बैंक में? 2200 रुपये। कितनी जमा कराई थी? 2200। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दो भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास, उसका परिमाप बता दिया। परिमाप बता दिया कितना भाई? 40 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर बता दिया 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक भुजा 11 सेंटीमीटर, ये भुजा मान लो 11 सेंटीमीटर की है, तथा दोनों भुजाएं बच गई, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर है। भाई टोटल तीनों भुजाओं का योग 40 है, जिसमें से ये 11 है, तो भाई 40 में से 11 कम कर दूं तो बच गया 29। इस 29 का मतलब इन दोनों भुजाओं का योग है या नहीं है? तो आप क्या कह रहे हो? इन दोनों भुजाओं में भी क्या संबंध है? एक भुजा अर्थात दोनों भुजाओं का अंतर 3 है। आप सीधा ही 39 में से 3 कम कर दे जो अंतर है, बच गया कितना? 26। 26 को दो जगह बांट दीजिए भाई, 13 और 13, अर्थात दो संख्याएं होगी, एक संख्या होगी 13 और एक होगी 13 प्लस 3, एक होगी 13 प्लस 3, अर्थात दोनों भुजा कैसे निकाली? भाई उसने बताया कि 3 का अंतर है दो भुजाओं में। 26 में दोनों भुजाएं जुड़ी, 29 में दोनों भुजाएं जुड़ी हुई थी, 3 का अंतर था, तो 3 को तो साइड कर दिया पहले, बचा कितना? 26। इसका मतलब दोनों बराबर बराबर वाली बच गई, तो बराबर बराबर 13 13 होगी, तो एक 3 ज्यादा हो गई, तो ये तो भाई कितना हो गया? 13 और 3 16 हो गया, अर्थात ये 13 है, ये कितना हो गया? 16। ये भुजा 13 हो गई, ये 16 हो गई। बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? तो एक बार फिर से देखना। उसने कहा कि परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 है, तो बच गई दो भुजाओं का योग 29, बच गया दो भुजाओं का योग 29। 29 के बारे में क्या बोला है कि उन दोनों भुजाओं में 3 का अंतर है, उन दोनों भुजाओं में 3 का अंतर है, तो वो अंतर है उसको साइड लिख लो 3, बच गया कितना? 26। इसका मतलब वो 26 में दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, भाई बराबर होंगी, 3 को तो अलग कर दिया बराबर, तो इसमें दो भुजाएं बना दो, दो भुजा बराबर बराबर कितने कितने की बनेगी? 13 की। तो एक भुजा आपकी 13 बन गई और दूसरी भुजा 3 ज्यादा होगी, तो बताओ 13 और 3 कितना हो गया? 16। वो दूसरी भुजा कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर की। तो मैंने बोला एक भुजा 16 सेंटीमीटर की, एक 13 सेंटीमीटर की। जब तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो? हीरोन का सूत्र लगा सकते हो। वो क्या होता है? S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2। A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग कितना है? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। s की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कैसे? A प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, A प्लस बी प्लस सी का योग 40 है, 40 में 2 का भाग लगाया तो 20, तो होता है s यानी 20। s माइनस a, s माइनस a, 11 घटाओगे s में से, यानी 20 में से 11 घटाए तो 9, 20 में से 16 घटाए तो 4, और 20 में से 13 घटाए तो 7। मुझे एक बात बताइए, 9 और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता, तो बाहर ले लीजिए इनको। 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया। अब 20 में देखना आप, 20 को भी आप क्या बोल सकते हो? 4 गुना 5, 4 गुना 5 गुना 7। तो मुझे बताइए 4 का और हो गया, 3 दूनी 6 पहले से है, 4 का 2 बाहर आएगा, 6 दूनी हो गया 12, 3 दूनी 6 है, 4 का वर्गमूल सोल्व करोगे 2 बाहर आएगा, 12 हो गया अंडर रूट, और 5 7 35। तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 अंडर रूट 35। 12 अंडर रूट 35। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अर्थात 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.7 को 2 बार लिखोगे, 0.7 गुना 0.7, तो 7 7 49 हो गए, 49। लेकिन ध्यान दें पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद में 1 अंक, यानी पॉइंट लगेगा 2 अंक छोड़कर, तो 2 छोड़ दिया 49 और मैंने पॉइंट लगा दिया 0.49 प्लस। ऐसे ही बस पॉइंट का ही ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? 0.7 0.7, तो आएगा तो 49 ही, लेकिन ध्यान दें पॉइंट के बाद में 2 यहाँ पे स्क्वायर की वजह से 2 और, तो 2 और 2 4 अंक छोड़कर, तो 2 0 ये लगा दी, पॉइंट लगा दिया भाई, जोड़िए तो पॉइंट 49 और पॉइंट 0049 तो जुड़ेंगे तो 0.49
49। जोड़ेंगे तो कितने आ गए 0.49। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या कह रहा है, दो लड़कों की वर्तमान आयु, एक लड़का B1 है, एक लड़का B2 है, इनकी जो वर्तमान आयु है इनका अनुपात है 5:7। क्या अनुपात है 5:7। और कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद में यह अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो गया 7:9। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितने वर्ष लगे 4 वर्ष लगे। ऐसे ही इसको भी 7 से 9 तक आने में कितने वर्ष लगे 4 वर्ष। लेकिन आप एक बात देखना कि 5 से 7 यानी अनुपात बढ़े हैं 2, 7 से 9 अनुपात बढ़े हैं 2, और ये 2 अनुपात जो बढ़ रहे हैं वो कितने समय में बढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 वर्ष में बढ़ रहे हैं। जो 2 अनुपात बढ़ रहे हैं वो कितने वर्ष में बढ़ रहे हैं 4 वर्ष में। तो पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी है दोनों की। इसके लिए मैं 5 से गुना कर दूं तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक की होगी 10। दूसरे की बात करूं, दूसरे के लिए आप 7 से गुना करोगे तो 7 दूनी 14। लेकिन आपको वर्तमान आयु नहीं पूछी है, उसने पूछी है वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात यानी 14 वर्ष बाद में। तो 14 वर्ष और ऐड कर दीजिए भाई, दोनों में 14 वर्ष और ऐड करोगे तो आप बोलोगे ये तो हो गया 28 और ये हो गया कितना 24। तो आप इनका रेशियो बनाओगे, 4 से काट लो, 4 छीका 24 और 4 संते 28। तो बताओ 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6:7। 6:7। ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम फिर से बात करें और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां P तथा Q स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं। रेलगाड़ी मिलने के पश्चात, आपस में मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों पर पहुंचने में क्रमशः से 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। एक बात बताइए भाई, 2 रेलगाड़ियां थी, एक P थी और एक Q था। ये एक X स्टेशन से एक Y से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। दोनों मिलने के बाद जो X से चली थी वो तो Y की तरफ जाएगी और जो Y से चली थी वो X की तरफ जाएगी। ऐसे जाने में, मिलने के पश्चात जाने में उनको 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट का समय। 5 घंटे मतलब गुना 60, 6 पंजे 30। बताओ इसको कितनी मिनट का समय लगता है 300 मिनट का समय लगता है। ऐसे ही मैं बात करूँ, उसको लग रहा है 4 घंटे 3 मिनट। 4 घंटे यानी 6 चौका 24 और 3 243 मिनट लग रहे हैं। 243 मिनट लग रहे हैं। तो सोल्व कीजिए, पहले 3 से काट दीजिए। 3 से काटा 3 8 24 हो गया और 3 से काटा 100। तो इनका वर्गमूल ले दें हम, और वर्गमूल ले दें तो देखोगे 9 और इधर आ गया 10। तो भाई उनके टाइम का जो रेशियो आया है, उनके जो टाइम का अनुपात आया है वो कितना आया है 10:9। और आपसे पूछ रहा है उनकी चाल। तो भाई टाइम और जो स्पीड होता है वो एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे होते हैं। तो उनकी स्पीड का रेशियो हो गया 9:10। भाई टाइम का रेशियो 10:9 था तो स्पीड का रेशियो हो गया 9:10। आगे कह रहा है यदि P की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो P है उसकी गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 54 किसकी बताई P की, तो P की स्पीड का रेशियो कितना है 9। तो 9 का भाग लगा दीजिए। पूछा है Q की, तो Q का स्पीड कितना है 10। तो 10 से गुना कर दीजिए, 9 छीका 54। तो बताओ उसकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, Q की स्पीड कितनी है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और अगला प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब 5 45 और उसके साथ जो संबंध वो आगे बता रहा है वो क्या है 12 और क्वेश्चन मार्क। 12 और क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताइए 5 का संबंध जो 45 के साथ है, 12 का संबंध वो आपके ऑप्शन में मिलेगा। तो 5 को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 नाम 45, तो 12 को यदि मैं 9 से गुना करूं
भाई 5 को 9 से गुना किया 45 बनता है, तो 12 को भी 9 से गुना कीजिए ना, 12 नाम बन गए कितने, 108। आपका करेक्ट आंसर है 108 और ऑप्शन मिलेगा भाई डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम युग्म को चुनिए। वो कह रहा है पहला युग्म है उसका ए ऑप्शन क्या है 9 और 72। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, ध्यान देना, बी ऑप्शन बताया 12 और 32 132। सी ऑप्शन क्या बता रहा है, सी ऑप्शन बता रहा है 10 और 90। और डी ऑप्शन क्या बता रहा है, वो डी ऑप्शन बता रहा है 5 और 30। इनमें से विषम युग्म को चुनना है। तो मुझे बताइए 9 और 72, 9 में एक कम कर दूं, 9 में एक कम कर दूं तो 8 होता है, 9 और 8, 9 और 8 गुना होंगे तो 9 अंटे 72 हो जाए, अर्थात दी गई संख्या में एक कम किया तो 72 बन गया। ऐसे 12 में एक कम कर दूं तो बच गया 11, और 12 और 11 गुना होंगे तो भी कितना बनता है 132। इसका मतलब दोनों में ये नियम तो लग रहा है। ऐसे ही 10 में एक कम कर दीजिए बचा 9, 10 और 9 गुना हुआ तो 90, ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। देखो 5 से कम करिए, एक तो बोलोगे 4, 5 होगा 20, आना चाहिए 20 लेकिन आ रहा है 30। इसका मतलब इसने 5 में से एक कम नहीं किया, 5 में एक जोड़ा है और जोड़कर 6 बनाया है, 5 में एक जोड़ा है। और हमारा नियम जो लग रहा है वो 5 में एक कम, अर्थात दी गई संख्या में एक कम कर रहे हो, तो 5 में एक कम किया तो 4, वो बनता है 20, बोला नहीं बनता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम युग्म चुनिए। आपको 4 युग्म दे रखे हैं, 4 युग्म कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 6 218, 6 218। बी ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन है 5 127, 5 127। और सी ऑप्शन कौन सा है बताना, 3 है 27। और डी ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, वो बोल रहा है 4 66। इन चारों ऑप्शनों में से एक विषम युग्म है, उसको चुनिएगा आप। तो मुझे बताइए 6 का यदि मैं क्यूब कर दूं, 6 का क्यूब कर दूं प्लस 2 कर दूं ऐड, तो 218 बन जाएगी। 6 का क्यूब 216 होता है, 2 जुड़े 218 हो गई। 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करा प्लस 2 कर दिया तो भाई बन गया 127। 5 का क्यूब होता है 125 में 2 जुड़े 127। 3 का क्यूब करोगे लेकिन प्लस 2 ऐड करोगे, 3 का क्यूब ही 27 होता है, 3 का क्यूब ही 27 होता है। इसका मतलब ये नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा। अगले पॉइंट पे चल, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 4 का क्यूब होता है कितना भाई 64, और 64 में 2 जुड़े तो 66। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, सी ऑप्शन गलत है। अर्थात सभी में क्यूब करके प्लस 2 ऐड करो, सभी में क्यूब करके प्लस 2 ऐड कर दो, ये आगे वाली संख्या बन जाती है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में, वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अर्थात जो आपके पास अंक है 11 9 20 29 और 49, और फिर बोला क्वेश्चन मार्क। तो मुझे एक बात बताइए, आप 11 और 9 को ऐड करो तो आपका आंसर बन जाएगा 20। 11 और 9 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 20। 9 और 20 को जोड़ोगे तो बनेगा कितना 29। 20 और 9 29। तो बोला फिर 20 और 29 को जोड़ के देखिए कितना बनेगा भाई 49। अर्थात पीछे वाले दो पदों का योग अगला पद आता है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग करो 29 प्लस के 49, और वो कितना हो गया 9 दूनी 18, 2 4 1 6 1 7। तो बताओ, अर्थात 11 और 9 होते हैं 20, 20 और 9 29, 20 और 29 49, तो 29 और 49 78। अर्थात आगे वाली संख्या कौन सी आ जाएगी 78 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है 19 21 25 31 और 39, और फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो मुझे एक बात बताइए, आप 19 से 21 पे जाओगे तो प्लस 2 ऐड करोगे, 21 से 25 पे जाओगे तो प्लस 4 ऐड कर दोगे, और 25 से आप 31 पे जा रहे हो तो प्लस 6 ऐड कर रहे हो, 31 से 39 पे जा रहे हो तो प्लस 8। तो मुझे एक बात हो, 2 4 6 8 आगे 10, आगे कितना 10 ऐड हो जाएगा। तो 10 ऐड करिए कितने में 39 में 10 ऐड हुए तो कितने आ गए भाई 49।
आपका आंसर करेक्ट है। और ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? डी ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? डी। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो समाप्त करते हैं और फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।